हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। ये एक्चुअली जो चैप्टर है वो हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स के बिहाफ पर हम लोग करने वाले हैं और क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको काफी अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो वैसे जगह जहाँ पर एनसीईआरटी ने थोड़ा डिस्क्रिप्शन कम दिया है वो मैं एनिमेशन के थ्रू या कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं ये बता दूं कि सॉलिड स्टेट को एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया तरीके से फिगर से एक्सप्लेन कर दिया है, बट कहीं पर भी अगर कमी रह गई है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको समझने का। एक्चुअली ये जो सॉलिड स्टेट है ये 3 डायमेंशनल फिगर से समझा जा सकता है या 3 डायमेंशनल थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है इसके लिए, वरना हम लोगों को सॉलिड स्टेट समझना काफी मुश्किल सा पड़ेगा। तो वैसे जगह जहाँ पर ये थोड़ा लैग कर रहा उस जगह पर मैं एनिमेशन दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, और अगर सारे पॉइंट्स इसको देख लेंगे तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपटीशंस के लिए ये सफिशिएंट है और बहुत हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं एनसीईआरटी नोट्स के थ्रू जा रहा हूँ तो मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि एनसीईआरटी नोट्स में बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो कि कॉन्सेप्ट जहाँ पर नहीं होगा, मतलब वो उतना यूजफुल चीज नहीं होगा जिसपे एग्जाम पे सवाल जो है वो नहीं बनने हैं, मतलब जिससे नहीं पूछे जाने हैं, तो वो सारा चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और वहीं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उसको मैं बहुत बखूबी डिस्कस करूंगा। और याद रखना जहाँ पर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है ताकि तुम लोगों को जब नोट्स वगैरह बनाना होगा तो उससे सहूलियत होगा। और कोशिश ये करना कि जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे नोट्स पर जरूर से होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड करेंगे फिलहाल, है ना। तो मैं अगर यहाँ पर सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट का ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, या हम लोग ये बोल सकते हैं हमारे डेली लाइफ में हर एक टाइम पर कोई अलग अलग सॉलिड का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो वो सॉलिड मटेरियल जो है उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है, उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट अलग होने की वजह से वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो यही सारा कुछ यहाँ पर ये कंप्लीट डिस्कस किया गया है इस फर्स्ट पैराग्राफ की अगर बात करें। तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिया हुआ। अब हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं सेकंड पैराग्राफ में, है ना। सेकंड पैराग्राफ में थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट सा चीज दे रखा है, तो सेकंड पैराग्राफ हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, फ्रॉम our earlier studies, we know that the liquids and gases are called fluids because of their ability to flow. अब हमने क्लास 9-10 में पहले से पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा ये जो मैटर है, मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक पार्ट जो कि रिजिड है जिसको कि हम लोग सॉलिड बोलते हैं, और दूसरा फ्लूइड। फ्लूइड्स में लिक्विड और गैस आ जाता है, मतलब जो कि फ्लो कर सकता है। तो मैं स्टेटमेंट वापस से पढ़ दूं। We know that liquids and gases are called fluids because of their ability to flow, है ना। The fluidity in both of these states is due to the fact that the molecules are free to move. Actually liquid और gases के जो molecules होते हैं उनमें फ्रीडम होता है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस वजह से उनको फ्लूइड के कैटेगरी में रखा गया है। On the contrary, the constituent particles in solid have fixed positions and can only oscillate about their mean position. जबकि अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स का पोजीशन जो होता है, पोजीशन वो फिक्स होता है, वो यहाँ वहां मूव नहीं कर सकते। हाँ, बट एक बात है, वो एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं या ऑसिलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे वो मेटल रॉड की बात करें तो मेटल रॉड में आपको पता है जो हीट का जो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर कुछ इसी रीजन की वजह से होता है कि पार्टिकल्स वो ऑसिलेट करते हैं और एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना। दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी इन सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। एक्चुअली ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वापस ने इसने बात कर दिया, तो हम लोग बात करें ये जो सॉलिड होते हैं, ये तो सॉलिड को वापस से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक यूनिफॉर्मिटी होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है और रेगुलर पैटर्न्स होते हैं, जबकि एमोर्फस में ऐसा नहीं होता। तो आगे के स्टेटमेंट में ये सारा क्लियर हो जाएगा ना। In this unit, we shall discuss different possible arrangement of particles resulting several types of structures। और इसके वजह से
हम लोग जो अलग-अलग स्ट्रक्चर्स हो जाएँगे, अलग-अलग अरेंजमेंट के बारे में वो सारा हम लोग देखेंगे वापस से। इसमें इस चैप्टर में हम लोग इम्प्योरिटी भी पढ़ने वाले हैं, मतलब उसमें अरेंजमेंट में अगर कहीं मिसमैच हो गया तो उसकी वजह से कुछ इम्प्योरिटी आ जाएगा, तो या फिर कुछ इम्परफेक्शन आ जाएगा, तो आप देखें इम्परफेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे जब आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, है ना? जो सॉलिड्स होते हैं उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या है ना? सॉलिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक अब देखते हैं क्या-क्या है। In class 11, you have learned that matter can exist in three states, namely solid, liquid और gas. हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये जो मैटर है तीन पार्ट में, तीन फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग फिक्स कर दें तो उसके बिहाफ पर ये जो फेज है मैटर का वो भी फिक्स हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। Which of these would be the most stable state of a given substance depends upon the net effect of two opposing factors. Actually दो, ये जो किस फेज पे होगा ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा क्या होता है थर्मल एनर्जी। ये सारा आगे यहाँ पर लिखा होगा, हम लोग देख सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल क्लोजर। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांध के रखेंगे, एक दूसरे के नजदीक रहेंगे। जबकि थर्मल एनर्जी क्या करेगा, अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा हो गया, मतलब सोच लो आप काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल्स का, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, मूव करना चाहेंगे, फ्लो करेंगे, तो फ्लो करेंगे तो वो फ्लूइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, अगर एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा। ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, वेयर एज थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर, राइट? तो ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया। एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो। अगर टेम्परेचर काफी कम कर दें उस केस में थर्मल एनर्जी काफी कम हो जाएगा, और अगर थर्मल एनर्जी कम हो जाएगा उस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करेगा, उन दोनों को साथ लाएगा, पार्टिकल्स को एक दूसरे का क्लोज लाएगा, और क्लोज लाएगा तो उनका पोजीशन जो है फिक्स हो जाएगा, और वो जब फिक्स पोजीशन हो जाएगा तो उसी को तो हम लोग बोलेंगे सॉलिड, कि वो सॉलिड फेज पे है। तो ये सारा हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जो प्रॉपर्टी होगा उसको एक बार देख लेते हैं। दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो सॉलिड का जो मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा, उसका शेप होगा, ये सारे के सारे फिक्स होंगे, कोई भी बदलाव नहीं आएगा इसमें। जबकि हम लोग लिक्विड की बात करें, लिक्विड के केस में मास तो हर केस में हमेशा फिक्स ही होता है। लिक्विड के केस में क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, जबकि शेप फिक्स नहीं होता। जबकि गैस की बात करें तो गैस में मास तो फिक्स होगा ही, वॉल्यूम और शेप जो है दोनों ही फिक्स नहीं होते, दोनों ही वेरिएबल होते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो उनके बीच का डिस्टेंस तो नहीं ही होगा, रिजिड होंगे। थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात करें, उनका पोजीशन जो होता है फिक्स होता है ना, a fixed position and can only oscillate about their mean position। ये हमने अभी डिस्कस करा। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, याद करो। गैसेस स्टेट में गैसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, जबकि लिक्विड लगभग नहीं के बराबर, और रिजिड हो जाते हैं ये सॉलिड, ये तो एकदम से कंप्रेसिबल नहीं होते। अब मैं सेकंड जब बात कर रहा था, इनका ये जो प्रॉपर्टी है अलग अलग अरेंजमेंट के वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाता है अमोर्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड में, मतलब इनको जो कैटेगराइज किया गया उसको हम लोग देखते हैं, है ना। सॉलिड कैन क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इनका डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यूजुअली consist of a large number of small crystals। एक्चुअली ये जो सॉलिड्स हैं वो स्मॉल क्रिस्टल से ही बने। स्मॉल सोच लो कि उस स्मॉल क्रिस्टल उनको काफी पार्ट में हमने तोड़ दिया, वो जो छोटा पार्ट बना उसको हमने स्मॉल क्रिस्टल बोला। ईच ऑफ देम हैविंग अ डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। और ये जो क्रिस्टल है इनका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होगा, है ना। वापस से लिखा है, इन अ क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इज ऑर्डर। जबकि अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उनका जो ऑर्डर होगा वो फिक्स ऑर्डर होगा, यूनिफॉर्म ऑर्डर होगा।
एकदम ऑर्डरली प्लेस होंगे, है ना। और बोल सकते हैं हैज ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब है काफी ज्यादा दूर तक जाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगा, काफी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आएगा। जबकि अगर हम लोग बात करें कि इसका एक रेगुलर पैटर्न होगा, है ना, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal। तो अगर हम लोग बात करें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को अगर काफी दूर तक हम लोग जाएंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि उनमें यूनिफॉर्मिटी है, उनमें रिपीटेशन। जबकि इसका एग्जांपल देखेंगे सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। अब मैं इसको फिगर से जरा दिखा दूं। देखो जैसे यहाँ पर क्या है अरेंजमेंट, आप देख लो यहाँ पर अरेंजमेंट क्या है। यहाँ पर से आप काफी ज्यादा दूर तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ, देखो अरेंजमेंट एकदम सेम टाइप सिमिलर टाइप पर के अरेंजमेंट देखने को नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सेम टाइप पर के अरेंजमेंट, इनके बीच का स्पेस भी फिक्स है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, एकदम लग रहा है कि प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी, है ना। जबकि इसके जस्ट अपोजिट एमोर्फस, देखो ये जो पार्ट है ये एमोर्फस का पार्ट है, इसमें देखो इनके बीच में स्पेस कहीं कम है ज्यादा है, लग रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे स्कैटर्ड है, मतलब कोई फिक्स्ड इनमें इनके बीच का स्पेस फिक्स नहीं है, कोई भी जो पार्टिकल है वो कहीं भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ हमें लग रहा है ना। तो इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर की बात कर सकते हैं, जितना दूर जाएंगे तो एक ही तरह का चीज मिल रहा है। जबकि यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये देखो इनके इसका ये शॉर्ट रेंज है, ये आगे गए तो पता चला कि इनमें जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मिसमैच हो गया, वहीं यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिखा, यहाँ पर अलग ऑर्डर दिखा, यहाँ पर अलग ऑर्डर दिखा। अगर मान लो इनको स्मॉल स्मॉल अगर हम लोग क्रिस्टल में छोटे छोटे क्रिस्टल में ब्रेक कर दें तो आप देख सकते हो कि हर एक जो क्रिस्टल है, हर एक क्रिस्टल में डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेयर्स हैं, हर एक क्रिस्टल का अरेंजमेंट अलग है। तो ये एमोर्फस में ये चीज हमें देखने को मिलेगा, जबकि क्रिस्टलाइन में हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एमोर्फस स्ट्रक्चर में, राइट। अब हम लोग बाकी का स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए एमोर्फस में, एमोर्फस वैसे मैंने दिखा दिया, है ना। तो एन एमोर्फस सॉलिड, इसका वर्ड होता है ग्रीक, एमोर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इररेगुलर शेप्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इररेगुलर शेप्स के बने होते हैं, मतलब इनका कोई शेप जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता, राइट। अब वापस से देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन सच ए सॉलिड हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वही मैंने अभी दिखाया, इनका जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो हमेशा ऑर्डर इसमें बदलते हुए नजर आएगा। In such an arrangement, a regular and periodically repeating pattern is observed over short distance only। मतलब काफी कम डिस्टेंस के लिए, अगर कोई ऑर्डर है भी तो वो काफी कम डिस्टेंस के लिए हमें मिलेगा। Such portions are scattered in between, the arrangement is distorted। The structure of quartz crystalline and quartz glass are shown। अब देखो यहाँ पर मैं फिगर में आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो ये जो अरेंजमेंट है ना, यहाँ पर अरेंजमेंट में यूनिफॉर्मिटी नजर आ रहा है कि ये देखो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर देखो सारे के सारे स्केटर्ड, यहाँ पर गैप ज्यादा हो गया, यहाँ पर गैप कम हो गया, यहाँ पर और भी कम हो गया, लग रहा है पूरा स्केटर्ड है। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये एमोर्फस सॉलिड का होगा, जबकि ये जो अरेंजमेंट है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा, है ना। अब हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास आर शोन, मतलब एक क्रिस्टलाइन वाला दिख रहा और एक ग्लास वाला दिख रहा, जो कि इस फिगर में दिया हुआ है। While the two structures are almost identical, जबकि सबके स्ट्रक्चर हैं लगभग आइडेंटिकल है, yet in case of amorphous quartz glass there is no long range order, जबकि उनका ऑर्डर जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है ना। The structures of amorphous solids is similar to that of liquid। अब एक्चुअली ये जो amorphous solid है इनका स्ट्रक्चर लिक्विड की तरह होता है। कहने का मतलब क्या है कि इनमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता। एक्चुअली ये है ना कभी कभी फ्लो भी कर जाते हैं ना, तो कई बार amorphous solid को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, या हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे इसके एग्जांपल्स ले लो, ग्लास, रबर, plastics are typical examples of amorphous solids। Due to difference in the arrangement of constituent particles, the two types of solid differ in their properties। तो ये
अलग-अलग प्रॉपर्टी में भी डिफर करते हैं। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसको एकदम बिल्कुल से ध्यान में रखना, है ना? देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर फिक्स मतलब वो टेम्परेचर फिक्स होगा। अगर मान लीजिए किसी का 1600 डिग्री टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है, वो तो 1600 से पहले वो सॉलिड पे होगा। 1600 में वो मेल्ट करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। किसी का मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 से पहले वो सॉलिड पे होगा, 100 के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। जबकि हम लोग एमोर्फस सॉलिड की बात ऐसा नहीं कर सकते। एमोर्फस सॉलिड में क्या होगा कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज पे डिपेंड करेगा। जैसे प्लास्टिक की बात करें तो देखते होंगे आप, जब भी उसको गर्म करते हैं तो थोड़ा-सा मेल्ट करता है, मेल्ट करके फ्लो करता है, फिर हम लोग टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो थोड़ा-सा और मेल्ट करता है। तो एक्चुअली वो एक रेंज पर डिपेंड करता है ना? सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर and can be moduled and blown into various shapes, है ना? On heating they become crystalline at some temperature। कई बार उसको हीट करने पे हम लोग को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उनमें क्रिस्टलाइन सेंस देखेंगे। लाइक लिक्विड, है ना? amorphous solids have a tendency to flow। amorphous solids का टेंडेंसी फ्लो करने की तरह होगा, जैसे लिक्विड में फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। दो वेरी स्लोली, एक्चुअली ये जो फ्लो करते हैं ये मतलब ऐसा नहीं कि काफी ज्यादा फ्लो करते हैं, ये काफी स्लोली फ्लो करते हैं, हमें पता नहीं चलेगा नेकेड आई से। देयरफॉर समटाइम्स दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखना। इसको सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। हम लोग अगर ग्लास की बात करें, अगर जो ये विंडो में ग्लास लगे होते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि ये जो ग्लास होते हैं, अगर काफी दिनों बाद, अगर 20-25 सालों के बाद देखें तो ग्लास का थिकनेस नीचे ज्यादा हो जाएगा और ऊपर कम हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो फ्लो करते हैं, ऊपर से नीचे अगर फ्लो करेंगे, ग्रेविटी नीचे काम करेगा तो नीचे का लेयर जो होगा वो थिक हो जाएगा, जबकि ऊपर क्या होगा, ग्लास थिन ही रहेगा, है ना? वही लिखा हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये एनिसोट्रॉपिक क्या है, एनिसोट्रॉपिक को समझना जरूरी है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ। That is, some of their physical properties like electrical resistance, refractive index, so different values when measured along different directions in the same crystal. This arises from different arrangement of particles in different directions। अब देखो ये जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इस फिगर को जरा ध्यान से देखो, है ना? इस फिगर को जरा ध्यान से देखो। आप अगर इस फिगर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, लेट अगर हमारे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि लाइट की बात करें, है ना? तो लाइट अगर मान लो यहाँ से पास कर रहा है, तो लाइट अगर यहाँ से पास कर रहा है, देखो कोई भी पार्टिकल यहाँ पर से नहीं आया। लाइट अगर हो सकता है यहाँ से पास करा, तो यहाँ पर देखो ये ब्लू वाले 4 पार्टिकल्स आए। फिर मान लो लाइट यहाँ पर से पास किया, तो यहाँ पर ये रेड वाले 4 पार्टिकल्स आ गए। तो हर केस में हमें क्या मिल रहा है कि डायरेक्शन अगर थोड़ा-सा बदल जा रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जा रहे हैं। मान लो ये डायरेक्शन कहीं यूज़ हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग आ गए। मान लो ये डायरेक्शन यूज़ हुआ, तो यहाँ पर देखो 2 ब्लू वाले पार्टिकल्स मिले, एक रेड वाला पार्टिकल मिला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, तो डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बदल जा रहे हैं, उनका अरेंजमेंट बदल जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी जो कि उनके डायरेक्शन बदलने की वजह से डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं, याद करो क्लास 10 में हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, तो उसके लेंथ ब्रेथ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये सारा डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और इस वजह से ये बदल जाएगी। तो क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होने के वजह से अगर अलग-अलग डायरेक्शन से हम लोग इसको काउंट करना चाहें तो वो अलग-अलग आएँगे। जबकि हम लोग यही बात अगर हम लोग एमोर्फस के सेंस में बोले, है ना? तो एमोर्फस में एक्चुअली जो पार्टिकल्स पर का अरेंजमेंट होता है, वो पार्टिकल्स पर का अरेंजमेंट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई फिक्स नहीं है ना? अगर वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड अरेंजमेंट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड अरेंजमेंट मान लो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। वो शायद फिगर से एक्सप्लेन करूँगा, तो तुम लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? तो एमोर्फस सॉलिड की अगर बात करें, एमोर्फस सॉलिड में हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहे लाइन, देखो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मान लो ये ऐसा लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो देखो इसमें
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी इसमें नजर नहीं आ रहा। तो यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आ रहा, तो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोट्रॉपिक इन नेचर। amorphous solids on the other hand are isotropic, है ना, are isotropic in nature. This is because there is no long range order. This is because there is no long range order in them, and arrangement is irregular along all the directions. Therefore, the value of any physical property would be same along any direction. These differences are summarized in table 1.1. अब इनको हम लोग समराइज कर लेते हैं। ये अगर टेबल हम लोग क्लियर कर लेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस भी आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली, है ना। शेप जो जाएगा, अब शेप आप देख लो। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो फिक्स होगा। वहीं पर एमोर्फस का क्या, इरेगुलर शेप। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट पर ही मेल्ट करेगा, जबकि इसमें एक ऑर्डर होगा, है ना। लॉन्ग रेंज सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज पर ये डिपेंड करेगा। वहीं क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल, है ना, तो अगर इसको कट करेंगे, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो यूनिफॉर्म होता है, तो हम लोग जब इसको कट करेंगे तो हमें एक शार्प एज टूल से अगर कट करेंगे तो इस पे एकदम हमें प्लेन सरफेस मिलेगा, एकदम स्मूथ सरफेस मिलेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है। जब हम लोग शार्प एज से टूल करेंगे द कट into two pieces with irregular surface, तो इसमें irregularity होगा सरफेस में, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मिटी उसमें है ही नहीं। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, दे हैव ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। वापस से अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा, फ्यूजन मतलब ये जो मेल्ट करने का अगर हम लोग बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन, कोई एक पर्टिकुलर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो वो फ्यूज कर जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। जबकि जब इनका मेल्टिंग पॉइंट ही फिक्स नहीं है तो हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स कैसे हो सकता है। तो कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन इनमें नहीं होगा। एनिसोट्रॉपी मैंने बताया, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होंगे, मतलब ये जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और रेजिस्टेंस ये सब बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे हम लोगों ने देखा तो ये इनमें डिफरेंस नजर आया। जबकि ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होंगे, ऑन एन एवरेज लगभग सिमिलर टाइप करके देखेंगे। नेचर की बात करें, इसको हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलेंगे और इनको हम लोग सूडो सॉलिड्स बोलेंगे और सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलेंगे, क्योंकि ये लिक्विड की तरह भी पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे थे, काफी स्लो मूव कर रहे थे बट मूव तो कर रहे थे। इस वजह से इनको हमने सूडो सॉलिड बोला या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम दिया। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब देखो इसके जो ऑर्डर होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। मतलब ज्यादा दूर तक इनमें ऑर्डर जो है यूनिफॉर्मिटी है, और इसमें यूनिफॉर्मिटी लगभग नहीं के बराबर होता है, लगभग नहीं मतलब काफी कम दूर तक होता है। तो हम लोगों ने लगभग एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में जो डिफरेंस है वो सारा देख लिया। अब आगे हम लोग ये सारा प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर यहाँ खत्म करते हैं, ये प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।